सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 13 को, जो कि होने वाला है क्लास 12 के लिए। इससे पहले के जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए इनकी पीडीएफ तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिस पेपर हैं ये स्पेशली डेवलप किए गए हैं आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए, जहां पर आप अच्छा स्कोर कर पाए। हमेशा की तरह एक दिन पहले आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, और उसके बाद हम इसको मार्किंग स्कीम यानी कि जो उसकी विस्तृत व्याख्या है उत्तर के साथ, वो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास, मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। जनरल इंस्ट्रक्शन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्विकली चलते हैं हमारे फर्स्ट सेट की तरफ, यानी कि भाग का की तरफ, जहां पर 1 मार्क्स के हमारे पास 12 क्वेश्चंस होते हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेशन में होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जो है वो पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, यानी कि यूएनईपी। क्विकली चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिलेटेड है नीति आयोग से। और यहाँ पर क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। एक कोड बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पर आपको नीचे विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सही विकल्प को चूज करना होता है। और स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1, 3 और 4 जो है ये हमारे सत्य हैं, और जहाँ पर जो बच गया यानी कि 2 जो है वो हमारा असत्य है। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या कह रहा है कि विभिन्न देशों के एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बने रहने की जो थी वो घोषणा करी थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि त्रिपुरा वो राज्य था, वो रियासत थी जिसने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा करी थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन देशों ने शक्तिशाली राज्यों की विदेश नीति का समर्थन करने का जो है वो निर्णय लिया था। और यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जितने भी विकासशील देश हैं उन्होंने इस निर्णय में अपना जो है वो योगदान दिया था। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे एवं अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो यहाँ पर आपका बच्चों जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया में गरीबी के कारण डैश की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि प्रवासन। क्विकली बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में डैश अवधि को स्वायत्तता के लिए बड़ी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अवधि के रूप में देखा जाता है। यानी कि आपको बताना है कि वो कौन सा समय था, वो कौन सा दशक था जहां पर स्वायत्तता की जो मांग है वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है 1980, यानी कि 1980 का जो दशक है उसे हम इस रूप में देख सकते हैं। क्विकली बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें पता है कि क्या करना होता है। क्विकली चलते हैं अभिकथन की तरफ। अभिकथन क्या कह रहा है, आपातकाल भारतीय राजनीति में सबसे
विवादग्रस्त प्रकरणों में से एक है। और इसका जो कारण है वो लिखा गया है, संविधान में आपातकाल घोषित करने के कारण के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का उल्लेख किया गया है। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर अभिकथन भी ठीक है और हमारा जो कारण है वो भी ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे की सही से व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है, वो सिंपल सा एक आपसे सवाल पूछ रहा है जो कि अभिकथन के रूप में है, और अभिकथन है 1965 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। तो देखो ये तो एक हमारा गलत ऑप्शन है, तो हमें ऑलरेडी पता है। कारण की बात करें तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बदल दी गई है। तो ये क्या है, ये तो हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये हमारे पास दो ऑप्शन है तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि सी, ए सत्य है, लेकिन आर जो है वो हमारा गलत है, और यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो कि इस सेट से होता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनके प्राधान्यता के काल के क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि 4 3 2 1। तो यही क्या है, आपका राइट ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये पूरा सेट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, यानी कि खंड खा भाग का सेक्शन बी। सेट बी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच एक मुख्य अंतर पर प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ पर हम अंतर की बात करेंगे तो पहले अंतर के रूप में हम देख सकते हैं कि सोवियत अर्थव्यवस्था की जो योजना है और नियंत्रण जो था वो किसके पास था, केवल और केवल राज्य के पास था। वहीं दूसरी तरफ अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आनंद लोगों या लोगों के समूह के साथ साथ राज्य द्वारा भी लिया जाता था। तो यहाँ पर क्या है, नागरिकों को अधिक फ्रीडम मिली हुई थी और यहाँ पर सब कुछ क्या था, राज्य नियंत्रित था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब और क्यों बड़े विभाजन से गुजरी। और आंसर में आप लिख सकते हैं कि सोवियत संघ और चीन के बीच वैचारिक मतभेद के बाद 1964 में, डेट जरूर याद रखें, 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम सीपीआई के नाम से जानते हैं, में एक बड़ा विभाजन हो गया और सोवियत समर्थक गुट सीपीआई के रूप में बना, जबकि विरोधियों ने सीपीआईएम, यहाँ पर एम का मतलब क्या है बेटा, मार्क्सिस्ट जो है वो बन गए थे, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन हुआ। तो ये यहाँ पर क्या था, एक बड़ा मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय राजनीति में दल बदल का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन भी हम कई बार रेगुलर क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटोकॉल है उसको देख लेते हैं। तो 1967 में चुनाव में दल बदल एक कारक था। सरकार बनाने और गिराने के लिए अहम भूमिका रही किसकी रही, दल बदल की राजनीति की रही। दल बदल एक निर्वाचित प्रतिनिधि के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जबकि क्या होता है कि यहाँ पर वो किसी एक पार्टी से चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद वो कहाँ चला जाता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। इस पूरी घटना को, इस पूरी व्यवस्था को ही दल बदल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि बड़ा विदेशी भंडार किसी देश के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स जो है वो जरूर मिलेंगे, लेकिन कुछ भी से मेरा मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि विदेशी भंडार का एक महत्वपूर्ण मात्रा किसी भी देश को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में निवेश करने में क्या करती है, मदद कर सकती है, और इसके माध्यम से एक देश दूसरे देश से भारी मात्रा में क्या कमा सकता है बेटा, लाभ जो है वो कमा सकता है, और उन देशों की आर्थिक मामलों में भी अपना प्रभाव जो है वो बढ़ा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वैश्वीकरण किसी देश में निवेश को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैश्वीकरण किसी भी विदेशी निवेश के लिए पर्याप्त अवसर जो है वो खोलता है। अब कैसे खोलता है, तो हम आंसर में लिख सकते हैं कि अन्य देशों के धनी वर्ग विकासशील देशों में अपना पैसा निवेश करने के क्या है, अवसर ढूंढते हैं। इससे पूरे देश के मूल निवासियों के लिए नौकरियों के अवसर
का सर्जन होता है, यानी कि वहां पर सभी को नौकरियां प्राप्त होती है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन है, J.C. कुमारप्पा कौन थे? तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि वो एक अर्थशास्त्री थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और गांधीवादी सिद्धांतों के क्या थे? अनुयायी भी थे। साथ ही साथ वह भारत जैसे देश में योजना प्रक्रिया में भी उनकी जो भागीदारी थी वो अहम थी। तो आई होप अब आपको सेट 2 यानी कि खंड खा जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, जहां पर हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के लिए होते हैं। और यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 है, वो क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रभुत्व के खिलाफ संतुलन क्यों नहीं बन सकता, व्याख्यान करें। आप आंसर में लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बोले तो सोवियत संघ जो था, जो कि एक कॉम्पिटिटर था, वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। विलुप्त होने के साथ ही अमेरिका क्या बन गया? एकमात्र महाशक्ति के रूप में खड़ा हो गया। इसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति इसे संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी करने की क्या दे देती है? अनुमति दे देती है। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर अमेरिका का प्रभाव जो है वो क्या है? काफी बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा योगदानकर्ता के रूप में भी हम उसे देख सकते हैं। अमेरिका के पास बेजोड़ जो है वो वित्तीय शक्ति है। देखिए, बेजोड़ वित्तीय शक्ति का मतलब क्या है? कि वो इकोनॉमिकली पूरी तरीके से डेवलप है। और यह तथ्य कि संयुक्त राष्ट्र भौतिक रूप से अमेरिकी क्षेत्र के भीतर ही स्थित है, वॉशिंगटन को प्रभाव के अतिरिक्त स्रोत बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए कोई अच्छा संतुलन नहीं है। फिर भी एक दुविधा दुनिया में जिसमें अमेरिका का प्रभुत्व है, संयुक्त राष्ट्र विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका और बाकी दुनिया की चर्चा में लाने का काम करता है और उसने यह जो कार्य है वो किया भी है। लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख ले कंपलसरी है। तो अमेरिकी नेता संयुक्त राष्ट्र की लगातार आलोचना के बावजूद इस संगठन को संघर्ष और सामाजिक और आर्थिक विकास से निपटने के लिए 190 से अधिक देश एक साथ लाने की उद्देश्यों की पूर्ति के रूप में देखा जाता है और इसीलिए इसके खिलाफ संतुलन बनाना एक कठिन कार्य है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 1979 में जनता सरकार के पतन के लिए जिम्मेदार किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण करें। तो पहले कारक के रूप में हम क्या देख सकते हैं कि जनता पार्टी सरकार एकजुट होने पर कोसों दूर थी, यानी कि इन्होंने सरकार तो बना ली लेकिन ये एकजुट नहीं हो सके। विभिन्न मुद्दों पर इनमें मतभेद था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने लेकिन पार्टी के भीतर शक्ति खत्म नहीं हुई। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर दिशा, नेतृत्व, साझा कार्यक्रम, इन सब चीजों का क्या था? अभाव था। जनता पार्टी सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों की बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी, क्योंकि कांग्रेस जो एक लंबे समय से इस क्षेत्र में थी, तो इसलिए उसकी जो पकड़ थी वैसी पकड़ जो जनता सरकार है वो नहीं बना सकी। लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जनता पार्टी विभाजित हो गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार 18 महीने से भी कम समय में अपना जो बहुमत है वो हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि रिलेटेड है पूर्वी पाकिस्तान से। क्वेश्चन है, पूर्वी पाकिस्तान के संकट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर के रूप में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना द्वारा शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ क्या शुरू कर दिया बेटा? विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तानों के खिलाफ जो व्यवहार था, उनका कैसा व्यवहार था? बहुत क्रूर व्यवहार था। उन्होंने क्षेत्र के बड़े पैमाने पर अत्याचार किए और यही वो कारण था जिसकी वजह से उनका जो रुझान है, उनका जो झुकाव है, वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ था। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारत में क्या किया? प्रवेश किया। लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए और ये देखते हुए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को भौतिक और नैतिक समर्थन जो था वो देना शुरू कर दिया। तो आप इन पॉइंट को एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स की जगह 6 मार्क्स में आ जाता है तो भारत में पूर्वी पाकिस्तान संकट के कारण क्या हुआ कि अप्रवासियों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है कि उस राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करें जिसके कारण
1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि किस प्रकार यूरोपीय संगठन जो है वो विकसित हुआ, उसका घटनाक्रम क्या था। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख के घबराए नहीं। तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि 1951 में 6 यूरोपीय देशों के बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ और इस समझौते में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का यहाँ पर गठन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप था, जो सेकंड स्टेप था, वो था 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। अगला जो कदम था यूरोपीय संगठन को बनाने में, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव वर्ष 1979 में हुआ था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि 1985 में स्टॉकहोम समझौते कई यूरोपीय देशों के बीच सीमाओं पर नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब वो एक दूसरे देशों में क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। और लास्टली हम देख सकते हैं कि मैनचेस्टर संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही 1992 में यूरोपीय संघ की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो आपको इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 23। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए द्विदलीय प्रणाली आवश्यक है। भारत के पिछले 30 वर्षों के अनुभव से प्रेरणा लेते हुए भारत में वर्तमान पार्टी प्रणाली के क्या फायदे हैं, इस पर एक निबंध लिखें। तो बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस और जो गैर कांग्रेस दल थे, यानी कि अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज क्या है, हमारे पास बीजेपी जो है वो शासन व्यवस्था में, तो उन दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन जो है वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर में क्या देख सकते हैं कि आजादी के बाद 30 वर्षों तक भारतीय राजनीति में किसका रहा, केवल कांग्रेस पार्टी का ही क्या रहा, दबदबा रहा। 1947 से 77 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शासन किया गया, उनका कोई प्रतिद्वंदी या कोई विरोधी नहीं था। लेकिन 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनती है। हालांकि जनता सरकार अपना जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाती, लेकिन जो एक चेंज चल रही थी उसको ब्रेक जो है वो यहाँ पर जरूर मिला। उसके बाद 1999 से 2004 की बात करें तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार अपना पहला कार्यकाल जो है, जो पूरे 5 वर्षों का है, वो पूरा करती है। तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली 2 प्रमुख पार्टियों के रूप में हमारे समक्ष है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विदलीय प्रणाली प्रभावी है क्योंकि यह सत्तारूढ़ दल को एक मजबूत विपक्षी प्रदान करती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि सत्तारूढ़ दल जो है, यानी कि जो सत्ता में दल है, वह अपनी शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं कर सके। और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं चेक एंड बैलेंस थ्योरी की। यहाँ पर जो आपके विपक्ष में है वो आपकी सारी कमियों को क्या करेगा, जनता के सामने लाकर खड़ा करेगा। नेक्स्ट हमारा जो सेट है, सेट डी यानी कि भागा। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो है हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। और जल्दी से चलते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटा दिया था। और हमारा यहाँ पर आंसर क्या है, 1999 यानी कि 1999। दूसरा क्वेश्चन है, डैश ने जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। तो आपको सन बताना है कि वो कब बने। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी यानी कि 2001 में ये यहाँ पर राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डी यानी कि 2001। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जनरल परवेज मुशर्रफ के प्रशासन ने दुनिया को यह दिखाने के लिए क्या किया कि वे लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उन्होंने देश में चुनाव कराए। देखिए चुनाव तो कराए, लेकिन चुनाव किस प्रकार के हैं ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र को केवल दिखावे के रूप में दिखाया गया और यहाँ पर सैनिक शासन के मद्देनजर ही जो थे वो चुनाव कराए गए थे। लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कब से लगातार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें हैं। तो हम यहाँ पर आंसर के रूप में क्या कह सकते हैं, 2008 के बाद की हम बात करें तो वहां पर भी लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे वो दिखावे का ही है, वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार जो है वो चुनी जाती रही है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बेसिकली एक मैप बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिख जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे
पढ़ सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको फिर से एक बार एडवाइस करूंगा कि मैप में एक बार इनको यूज जरूर कर लें, एक बार उनको भर के जरूर देख लें, ताकि आपको बाद में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो होता है एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। और यहाँ पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की भी अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन और आंसर दोनों जो है वो फ्लैश हो रहे हैं। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे एक बार राइटिंग में जरूर लेकर आए, ताकि आप इस तरीके के जो सवाल हैं उन्हें और बेहतर तरीके से कर पाएं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, जो कि है हमारा सेट डी, यानी कि हमारा लास्ट सेट जो है, जहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैं आपको जो स्क्रीनशॉट है वो फ्लैश कर दूंगा, वहां से आप उसे पुश कर स्टॉप कर या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लिख समझ जरूर ले, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीनशॉट की तरफ। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए होने वाले हैं। तो आई होप आपने इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिख देख समझ लिया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम एक और प्रैक्टिस पेपर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।